बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट बेटा क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे। रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क की क्या टाइप्स होती हैं, जिसमें हम लोगों ने मार्केट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। और देन हमने डिस्कस किया था कि तीन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। इसमें हमने बोला था कि कितना मैक्सिमम रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर, ये चेक करना चाहिए कि उस रिस्क को टैकल करने के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, वो चेक करना चाहिए। और फिर हमने डिस्कस किया कि जिन सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा रहे हो, क्या वो सिक्योरिटीज आपके लिए वर्थ वाइल है या नहीं है। अपने माइक बेटा म्यूट कर दें। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट क्लास। और फिर मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया था। मैंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की क्या रीजन थे जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। जी पढ़ा था? जी सर। जी बेटा। जी फिजान। सर उसमें एक तो पॉइंट है कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग इन अ फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। ओके, एक्सेस रिस्क टेकिंग। ओके, और इसके अलावा जो बारोइंग है वो इंक्रीज हो गई थी बैंक की तरफ से एंड इन्वेस्टर्स। रीजन क्या थी बेटा? एक्सेस रिस्क लेने की वजह से तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो एक्सेस रिस्क क्यों लिया गया? दैट्स द क्वेश्चन। सर बेसिकली जो कंपनी अपने बॉन्ड सेल कर रही थी ना सर, उनके पास उतने एसेट नहीं थे। लेकिन सर जो रूल वो ये बनता है, अगर कोई कंपनी अपने जो बॉन्ड्स वो सेल करती है किसी छोटी बैंक्स को, कोई बड़ा बैंक सेल करता है, तो सर उनके लिए उसके बराबर के एसेट्स होने चाहिए, फिर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो उनके पास नहीं थे। इस वजह से सर वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एसेट बैक लोन नहीं और थे। ओके, यानी बैक एंड के ऊपर कोई चीज प्लेज नहीं की गई थी। यू कैन से दैट। और सर मुझे इसका सारा कॉन्सेप्ट पता है सर, मुझे अगर आप कहते हैं मैं बताता हूं। बेटा आपकी आवाज कट रही है सीम, थोड़ा सा ना आपका माइक का मसला आ रहा है मुझे। जी सर एक मिनट रुकें। और भी बेटा कि मैं नेम कॉल करूं फिर आप बताएंगे मुझे? सर एक चीज और है सर इसमें सर। बोलिए सर आजकल सर आजकल ये स्टेट बैंक ने सर 10 वाला नोट और 20 वाला नोट इसको सर इसको इसकी प्रोडक्शन जो है सर इसको रोक दिया। सर वही वजह है कि इसकी जो लिक्विडिटी सर वो बहुत ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा कम है, इसको सिक्कों के अंदर कन्वर्ट कर दिया सर। यही वजह थी कि मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी, और इन्होंने बैकअप पे वो एसेट नहीं रखे हुए थे। जो जिस तरह एक 100 रुपए का नोट प्रिंट करना होता है उसके बैकअप पे 30 रुपए का गोल्ड होना चाहिए, सर वो नहीं था। और सर इन्होंने ऐसे बंदों को लोन दे दिया था जिनको नहीं देना चाहिए था, और लोन उन्होंने बैकअप वापस लेना ही मुश्किल था इसके लिए। ओके, वेरी वेरी राइट बेटा, काफी हद तक ठीक है आपका। और जी इसके अलावा तैयब आकाश। नोरीना 21955। बेटा यस नो में मुझे आंसर दें, अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ से डल करता जाऊंगा लेक्चर में से। मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हुए। इनका मैं नेम कॉल करूंगा, मुझे आगे से रिप्लाई करें, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से लीव कर दूंगा ग्रुप में से। नोरीना इरफान 21955। यस सर। जी बेटा, क्या रीजन थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की? बेटा मेरे पास सारा दिन नहीं है आपका जवाब सुनने के लिए। यस और नो में आंसर दें। यस सर। बताएं, नहीं आता तो बताएं नहीं पढ़ा मैंने। मेहरान। जी सर। सर आवाज आ रही? जी आ रही बेटा।
जी सर सबसे ज्यादा जो है वो बैंक ने लोन दिए थे प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो दूसरे इंटरेस्ट रेट हर चीज का बहुत कम था और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। सही। इसलिए हर बैंक ने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उसका जो इंटरेस्ट का प्रोसेस था वो कस्टमर को नहीं बताया कि ये कैसे इंक्रीज करेगा वक्त के साथ साथ। और इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने भी इस चीज को मतलब के प्रोसेस में किया कि ये ठीक है, हर चीज अगर प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम होती गई। इसलिए फिर क्योंकि वो जो कस्टमर था वो प्रॉपर्टी छोड़ रहा था, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो इसलिए वो वैल्यू छोड़ रहे थे और उसकी वजह से प्रॉपर्टी का रेट बहुत कम हो गया। उसकी वजह से सर क्राइसिस नहीं आया। बेटा, चले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इसके बारे में। बेसिकली जो सबसे बड़ी बेटा मेन रीजन थी वो यही रीजन थी कि जब लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंकों ने विदाउट चेकिंग देयर क्रेडिट एबिलिटी हर बंदे को लोन देना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा इस काबिल है कि ये लोन वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहली गलती उन्होंने ये की कि उन लोगों ने कोई चीज प्लेज नहीं करवाई। मैंने अप्लाई किया, मुझे भी लोन मिल गया, तो आपने अप्लाई किया, आपको भी लोन मिल गया। हर बंदे ने जो अप्लाई किया उसको लोन देना शुरू कर दिया बैंकों ने, क्योंकि उसकी वजह ये थी उस वक्त जो थी वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रूज के ऊपर थी, तो लोगों ने पैसा लेके घर खरीदने शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। हर बंदे ने लोन लिया और घर खरीद लिया, लोन लिया और घर खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जब किस्तें देने की बारी आई, जिसे आप बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच, अब देखिएगा लिक्विडिटी क्रंच कैसे पैदा हुआ। जब वापस करने की बारी आई, पैसे वापस करने की बारी आई, तो डेफिनेटली मेरी इतनी इनकम ही नहीं थी कि मैं किस्त वापस कर पाता। अब मैं लोन तो ले चुका था, घर की किस्त की जब बारी आई पे करने की, तो मैं पे करने के काबिल नहीं रहा। तो मैंने कहा जी मेरा घर बेच दे, मेरे से किस्तें नहीं दी जाती। अब हर बंदे ने अपना जो है वो घर देना शुरू कर दिया। तो बेटा डेफिनेटली जब एक चीज बोली में बेची जाएगी तो उसकी उतनी कीमत तो नहीं होगी जितनी आपने उसको लोन दिया था। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और जब मैं चीज बेच रहा हूँ वो बिके 2 या 3 लाख रुपए की, तो बाकी जो है वो बैंकों को लॉस होना शुरू हो गया। इसलिए लॉस होना शुरू हुआ कि लोगों को उन्होंने लोन तो दे दिया, लोगों ने आगे से किस्तें वापस नहीं की, जबकि जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा करवाया था वो अपना पैसा वापस लेने के लिए आ गए। तो बैंकों के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम आई, और जब उनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर प्रेशराइज किया उन लोगों को जिन्होंने किस्तें देनी थी। उन लोगों ने फिर जब प्रेशराइज किया, उन लोगों ने कहा भाई ये हमारे घर पड़े हैं, हम नहीं किस्त दे सकते, आप इसको बेच लो। जिसकी वजह से बैंकों को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस पे करना पड़ा, फेस करना पड़ा। और उस वक्त में बेटा 2007-8 में बैंकों ने घर ऑफर किए थे नीलामी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे थे और लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदे। जिन लोगों ने खरीदने थे बाद में, हमारे आप जैसे लोग जिनके पास पैसा पड़ा था, उन लोगों ने वो घर खरीदे, बड़ी बड़ी मुनासिब कीमत पे खरीदे। जिसकी वजह से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, और ये प्रॉपर्टी के अंदर क्राइसिस आया था। जिस तरह भी मैंने बात की कि लिक्विडिटी क्रंच पैदा हुआ था, और इसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि विदाउट चेकिंग एनी क्रेडिबिलिटी, किसी किस्म की भी क्रेडिबिलिटी चेक किए बगैर जो है उन्होंने लोन ऑफर कर दिया। और जब लोन उन्होंने दे दिया तो लोग जब पैसा वापस नहीं कर पाए तो लोगों को प्रॉब्लम आ गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में भी अगर आपको याद हो, मुशर्रफ दौर के अंदर बेटा क्या हुआ था, 1 सेकंड, बैंकों ने जी बोले बेटा आपका माइक ठीक नहीं है। इजी इंस्टॉलमेंट्स में देते थे ताकि लोग जो है ज्यादा खरीदें। मुशर्रफ दौर के अंदर बेटा हर बंदे ने जब गाड़ी के लिए अप्लाई किया, हर बंदे को गाड़ी के लिए लोन दिया गया, गाड़ियां लीज पे दे दी गई। अगर किसी बंदे की सैलरी 20,000 रुपया भी है, उसने भी गाड़ी के लिए अप्लाई किया, उसको भी गाड़ी लीज पे दे देगी, मेहरान निकलवा ली। और इंतहा मैं ये कहता कि सर वो बैंक्स ने जो लोन है वो बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट्स पे देना शुरू कर दिया था। हाँ, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि जब किस्तें वापस देने की बारी आई तो लोगों के पास पैसा नहीं था, वो किस्तें वापस कर पाते। उन्होंने कहा ये ले जाओ भाई गाड़ी, हम नहीं वापस कर पाते किस्तें। तो फिर वो जो गाड़ियां थी वो बहुत मिनिमम प्राइसेस के ऊपर बिकी थी। तो यही बेटा रीजन थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की कि विदाउट चेकिंग एनी क्रेडिबिलिटी बैंकों ने बहुत ज्यादा लोन ऑफर किया, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। चलिए ये तो एक थोड़ी सी रीजन थी। इसके अलावा एसेट बैक लोन वाली जो आपने बात की बेटा वो भी बिल्कुल ठीक थी। प्रॉपर्टी वाली जो आप लोगों ने बात की वो भी बिल्कुल ठीक थी। इसकी बहुत सारी रीजन थी, उसमें एक सबसे बड़ी रीजन ये थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विदाउट चेकिंग एनी क्रेडिबिलिटी यू हैव ऑफर लोन टू द पब्लिक। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जो हम स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम। तो मैंने आपको उसमें 4 तरह के रिस्क बेटा बताए थे कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, और लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। ये एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। अगर आप इस डायग्राम को देखें
इसके अंदर एक एलिफेंट बना हुआ है और इस एलिफेंट के आगे देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली है क्या चीज? ये रिस्क मैनेजमेंट की एक डायग्राम है। बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेप्शन की आप लोग चीजों को कैसे परसीव करते हैं, आप लोग चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं, वो परसेप्शन क्या थी। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को फाइनेंस के अंदर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये बेसिकली एक जगह पे एक डार्क रूम के अंदर एक एलिफेंट को बंद किया गया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि लोग चीजों को कैसे परसीव करते हैं। लोगों की आंखों पे पट्टियां बांधी गई, जिस तरह आपके सामने ये शक्ल आपको पिक्चर में नजर भी आ रही है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और डार्क रूम था, अंधेरा था कमरे में। और लोगों से कहा गया कि आपने कमरे में जाना है और जो भी चीज कमरे में होगी उसको टच करके आपने बताना है कि वो क्या चीज है। वहां पे एक हाथी खड़ा कर दिया गया था, लेकिन लोगों को नहीं बताया गया था कि वहां पे एलिफेंट खड़ा है। अच्छा, लोग कमरे में गए, जिस तरह आपके सामने लिखा कि एक बंदे ने टच किया, उसने कहा इट्स लुक लाइक अ वॉल, उसने कहा कि मुझे कोई दीवार लग रही है। एक बंदे ने हाथी की ये देखें जो दुम थी उसको टच किया, उसने बोला इट्स लुक लाइक अ रोप, मुझे ये रस्सी लग रही है। किसी ने उसकी सूंड को टच किया, उसने बोला इट्स लुक लाइक अ स्नेक, ये मुझे कोई सांप लग रहा है, एंड सो ऑन। यानी जितने भी लोग हैं, जिसने जो चीज टच किया उसको उसने उसके मुताबिक अपनी परसेप्शन दे दी। एक्सपेरिमेंट ये था कि लोग चीजों को किस तरह से परसीव करते हैं और हर एक की जो परसेप्शन थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। कोई कह रहा था कि ये चीज है, कोई कह रहा था कि ये चीज है, लेकिन जब उसको एक्चुअल में दिखाया गया कि ये तो एक एलिफेंट है, तो फिर लोगों को पता चला कि हमारी परसेप्शन गलत थी। कहने का मकसद यहाँ पे क्या है, इसका बेसिकली समरी क्या है स्टोरी की? समरी बेटा स्टोरी की ये है कि जब आप लोग किसी भी रिस्क को परसीव करते हैं, किसी भी तरह के रिस्क को आप लेते हैं, तो आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि जो रिस्क मैं समझ रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि आप अपनी परसेप्शन भी लें, बट यू हैव टू कंसीडर द अदर फैक्टर्स इन द मार्केट। मार्केट में जो अदर फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करें। आप ये ना सोचें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने कहा जी कि क्रेडिट रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों रिस्क इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने क्रेडिट रिस्क को फोकस करके उसी को मैनेज करना शुरू कर दिया। इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू परसीव इट, आपकी अपनी परसेप्शन है, लेकिन बेटा मार्केट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं रिस्क से रिलेटेड, आपने हर फैक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। बेसिकली ये स्टोरी का मॉरल यही था कि जो आप परसीव करते हैं लाजमी नहीं कि हमेशा 100% वो ठीक हो। तो आप अपनी परसेप्शन भी लें, प्लस यू हैव टू कंसीडर द मार्केट फोर्सेस। आपको मार्केट फोर्सेस भी कंसीडर करनी चाहिए। आप ये मत समझ लें कि जो आपने परसीव किया वो 100% ठीक है, नहीं मैंने कहा था कि ये वॉल है तो ये वॉल ही है। नो, मे पॉसिबल आपकी परसेप्शन किसी वजह से गलत हो जाए, तो इस वजह से हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप लॉस में जाएंगे। यू हैव टू कंसीडर ऑल द रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको जितने भी रिस्क हैं उन सबको आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, उनको आपने इक्वल वेटेज देनी है। ये नहीं कहना कि यार क्रेडिट मैनेज कर लेते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। नो, अगर क्रेडिट रिस्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ ऑपरेशनल रिस्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिक्विडिटी रिस्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो हमारा लास्ट रिस्क है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने भी हमने पढ़े थे। So this is the moral of the story. You have to consider the facts in the market. 100% कोई भी बंदा ठीक नहीं होता, तो आपकी परसेप्शन भी लाजमी नहीं कि 100% ठीक हो। अंडरस्टैंड बेटा? ओके बेटा, क्लियर है? यस सर। बोला करें बेटा, यस नो में बोला करें, मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। जी सर, क्लियर है। यस सर। ओके बेटा, यस सर। अब आते हैं रिस्क और रिटर्न के ऊपर। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको बेटा प्रैक्टिकल के ऊपर लेके जाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को दूंगा, और आपकी जो बुक मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी, मिल गई थी आप लोगों को? आपके ग्रुप के अंदर मैंने कुछ जी सर, चीजें मिल शेयर गई की थी। जी सर, मिल उसमें गई। एक बुक भी मैंने शेयर की थी। बेसिकली ये मैं उसी बुक को फॉलो करूंगा, और ये उसी बुक का चैप्टर नंबर 1 उसकी स्लाइड्स हम पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी आपके सामने बुक भी ओपन करूंगा, पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स दे लूं। अच्छा, अब हम बेटा हमारे सामने कोई सिक्योरिटी है, हम उसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, ये मैं आपके सामने अभी आपको दूंगा। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। आप किसी भी सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ओके बेटा, आप लोगों ने एफएम पढ़ी होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है ना आप लोगों ने? जी सर। आप लोगों ने बिजनेस सर, फाइनेंस पढ़ी है। पढ़ा हुआ है, जी जी वहां जी सर। आपने रिस्क रिटर्न के फार्मूलाज पढ़े होंगे, याद है कि नहीं? जी जी सर। जी बेटा, आते हैं कि नहीं आते, ये बताएं। नहीं सर, अब अभी सर जेहन में नहीं है, वैसे सर पढ़े हुए हैं। चले, मैं आपके सामने ये, क्योंकि फार्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लिखने में डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आए कि मैं अभी आपके सामने ये पेज के ऊपर रिस्क और रिटर्न ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी, कि अगर आपने किसी एक सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपके सामने अभी एक फार्मूला शो करूंगा, आप लोगों ने ये फार्मूला नोट कर लेना है। देखिए नजर आ रहा है फार्मूला, ऊपर लिखा है विद प्रोबेबिलिटी, कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन हो तो आपने रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है और रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है। नजर आ रहा है फार्मूला? जी सर, नजर आ रहा है। ये लिखिए इसको बेटा, रिटर्न का फार्मूला है रिटर्न इज इक्वल टू आर बार इक्वल टू सिग्मा आर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा फार्मूला नोट करें बस, सिर्फ फार्मूला नोट करें बेटा बस। कर लिया सर। ओके, अभी नहीं किया सर। करने को मसला नहीं, अभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, पिक्चर ले ले, कुछ भी ले लें। रिटर्न का फॉर्मूला बेटा आर इंटू पी, और रिस्क का फॉर्मूला है आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी। जी हो गया बेटा नोट? यस सर। ओके, अब ये बेटा जो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रिटर्न का फॉर्मूला था आर इंटू पी सिग्मा के साथ, और रिस्क का फॉर्मूला था सिग्मा आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी अंडर रूट। अब आपके सामने इसी स्लाइड के अंदर, इन्हीं स्लाइड के अंदर मैं आगे देखिए मूव करूंगा फर्दर अगली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक डाटा आ गया, ये देखिए बेटा उसने लिखा हुआ है कि पेज नंबर 2 के ऊपर उसने एक टेबल दिया हुआ है, आपकी बुक का ये पेज नंबर होगा, आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, एक सिक्योरिटी है फॉर एग्जांपल, उसके रिटर्न्स गिवन है, प्रीवियस रिटर्न्स 50%, 30%, 10%, -10%, -30%। माइनस का मतलब है लॉस हो रहा है, प्लस का मतलब है उसको प्रॉफिट हो रहा है, और उनकी आगे उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05, 0.25, 0.40, 0.25 एंड 0.01। प्रोबेबिलिटी का बड़ा टोटल आंसर 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, जब आप उन सबको प्लस करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 1। दिस इज द क्वेश्चन। आपसे कहा गया कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, यानी फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये डाटा दे दिया और मैंने आपसे कहा इसका रिस्क और रिटर्न निकालें, तो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, रिटर्न का फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया और आपको रिस्क का फॉर्मूला भी मैंने दे दिया। रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, अभी फॉर एग्जांपल हम अभी अप्लाई करते हैं आपके सामने, मैं ये ओपन करता हूं यहाँ पे, ये देखिए रिटर्न का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था सिग्मा। अब बेटा मैं सिग्मा लिख नहीं पा रहा, आप लिख लीजिएगा जो मैंने सिंबल डाला था सिग्मा का, आर इंटू पी। आपने कॉलम बनाना है सिंपल, आर इंटू पी का कॉलम बनाना है, बनाए आर इंटू पी का अगर कॉलम बनाए, अपने पास कैलकुलेटर रखें, आर इंटू पी, यानी ये बेटा जो रिटर्न वाला कॉलम है ये आपके पास आर का कॉलम है, और ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है ये आपके पास पी का कॉलम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.05, क्या आंसर आया? बेटा जब भी आप लोगों ने मेरी क्लास में बैठना है, आपके पास कैलकुलेटर, रजिस्टर और पेंसिल होनी चाहिए अगर आपने कुछ सीखना है तो। मल्टीप्लाई करें दोनों को,
आपको मैंने दे दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। रिटर्न का फॉर्मूला R इंटू पी, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएंगे उनको प्लस कर लेंगे, आपके पास रिटर्न का आंसर आ जाएगा। 25 आता है सर। जितने भी आंसर्स आएंगे उन सब आंसर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास R बार आ जाएगा। हेलो जी बोले बोले बेटा। हेलो सर। बेटा बोल रहा हूँ मैं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बाकी सबको? जी सर आ जी रही सर आ रहे। अब जब आप उसको निकालेंगे तो आपके पास रिटर्न निकलेगा जी सर, 10%। 50 आंसर है मैंने कहा पहले वाले का। आपके पास टोटल आंसर निकलेगा रिटर्न का 10%। ठीक हो गया? क्योंकि जब आप लोगों ने करना नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है कैलकुलेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए तो मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करना है। आपने R इंटू पी का कॉलम बनाना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 50 इंटू 0.05, 30 इंटू 0.25, 10 इंटू 0.4, -10 इंटू 0.25, -30 इंटू 0.05। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कॉलम बनेगा R इंटू पी का। उसका आपने सिग्मा लेना है। सिग्मा का मतलब ये जो 5 आंसर है इन पांचों को प्लस कर लेना आपने, तो टोटल आंसर बनेगा 10%। कितना है सर? 10%। 10% आया बेटा। देखिए आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%, तो इस सिक्योरिटी का रिटर्न आ गया 10%। अब आपने निकालना है रिस्क। तो रिस्क का फॉर्मूला क्या था, उसके लिए आपने बेटा एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम का क्या नाम था, R माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी। जो मैंने आपको फॉर्मूले में दिया था वो ये वाला फॉर्मूले में था, R माइनस आर बार था जो आपके पास, जो मैंने इसके ऊपर बार डाला हुआ था। मैंने अब इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर बार मैं डाल नहीं सकता यहाँ पे। मल्टीप्लाई बाय पी। अब ये कॉलम आपने कैसे बनाना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा। ये बेटा रिटर्न वाला कॉलम आपके पास R है, यानी 50 माइनस आर बार क्या होगा, जो भी आपने रिटर्न निकाला 10%, तो 50 माइनस 10, इसका आपने लेना है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी था सॉरी, इसका आपने लेना है स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देना इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा, R माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी। ये मैंने पहला लिख दिया। सेकंड, R हमारे पास है यहाँ पे 30 माइनस आर बार जो आपने 10 निकाला अभी थोड़ी देर पहले, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 इक्वल टू आंसर, एंड सो ऑन। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह आपके पास यहाँ पे 5 आंसर्स आएंगे। करना क्या होगा कि जो 5 आंसर्स आएंगे उन 5 आंसर्स को आपने प्लस कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसका अंडर, इसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास रिस्क आ जाएगा। निकाल के देख लें। R माइनस आर बार, ये आपके पास R है। आर बार जो आपने रिटर्न निकाला अभी थोड़ी देर पहले वो आर बार है, इसका स्केल लिया मल्टीप्लाई बाय उसके सामने प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह थर्ड आपके पास है, चलो मैं ये पूरा लिख देता हूँ, 10 माइनस 10 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40 इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अब चौथा देखिएगा बेटा, माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, -10 और -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो यहाँ पे एक आंसर आएगा। देन लास्ट वन है -30 -10 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू, ये इस तरह से बेटा 5 आंसर्स आपके पास आएंगे। और यहाँ पे 5 जो आंसर्स आएंगे आपने करना क्या, इन पांचों आंसर्स को आपने प्लस कर लेना है। जो एक आंसर आएगा उसका आपने अंडर रूट लेना है, इसके ऊपर अंडर रूट भी था जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो ये देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर अंडर रूट भी आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसका आपने अंडर रूट लेना है। क्या आंसर आया निकालें जरा, इसको सॉल्व करें सभी लोग। अंडर रूट के बाद मुझे आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, स्पीड अप करें, स्पीड अप।
जी बेटा हुआ? कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? मुझे यस नो में देके मैं वैसे वेट कर रहा हूँ। कोई बंदा कर रहा है सॉल्व इसको कि नहीं? सर अंडर रूट के बगैर किया 359 पॉइंट। ओके, इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट लें, जो भी आंसर है इसका अंडर रूट ले लें बस। सर 18.96। ओके, 18.96% जो है वो आपका क्या आ गया? वो आपका रिस्क आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर कोई गलती हुई तो इसको बाद में आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके आगे पेज पे इसके आंसर दिए हुए हैं, देखिए 18.97, ये देखिए बेटा, दिस इज द रिस्क। तो आपको कितना है? 18.96। ओके बेटा, ठीक है, 96 मीन 97, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था इसका रिटर्न निकला 10% और इसका जो रिस्क है वो निकला 18.97%, यानी इस सिक्योरिटी के ऊपर आपको 10% रिटर्न मिलेगा और ये सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो 18.97% है। बिल्कुल ठीक आंसर है फिजान बेटा आपका। अब तरीका आगे करने का कि अगर आपके पास डाटा गिवन हो जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी और रिटर्न का कॉलम गिवन हो, तो आपने रिस्क और रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट करना है। Anyone, any confusion? नो सर। ओके, ये था No, बेटा sir, सिंगल clear. सिक्योरिटी। ओके, ये था सिंगल सिक्योरिटी। अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो फॉर्मूला आएगा वो होगा पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क में और इसमें जो फॉर्मूला हमने करना है वो सिर्फ 2 सिक्योरिटीज का करना है, यानी आपको 2 सिक्योरिटीज गिवन होंगी, दोनों सिक्योरिटीज के रिटर्न भी गिवन होंगे, दोनों सिक्योरिटीज के रिस्क भी गिवन होंगे। आपसे कहा जाएगा जी कि आपने कंबाइंड रिटर्न और कंबाइंड जो है वो रिस्क कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला बेटा आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये देखें, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ पे म्यू का वर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आर का वर्ड भी लिख सकते हैं, आरपी इज इक्वल टू W1 P R1 प्लस W2 R2। ये जो म्यू का वर्ड लिखा है, म्यू पी, आप इसकी जगह पे आरपी भी कर सकते हैं। आरपी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ये दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लें, ये रिटर्न का फॉर्मूला है और ये रिस्क का फॉर्मूला है। W1 का स्क्वायर स्टैंड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर स्टैंड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 स्टैंड डेविएशन 1 स्टैंड डेविएशन 2, और ये P लिखा हुआ है। इस P के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले आप ये दोनों फार्मूलाज नोट कर लें। ये है, अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में आप पैसा लगाएं तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन आती है बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई भी थी शायद। क्या होता है पोर्टफोलियो वैसे? सर इन्वेस्टमेंट इन ग्रेटर, मतलब एक से ज्यादा बिजनेसेस में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 2 डिफरेंट सिक्योरिटीज, जब आप 2 से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो वो आपका पोर्टफोलियो है। यानी आपने सिर्फ एक ही जगह पैसा नहीं लगाया, आपने 2 मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाया, तो वो आपके लिए पोर्टफोलियो बन गया। आपने एक पेप्सी का शेयर खरीद लिया, कोक का शेयर खरीद लिया, वो आपके लिए पोर्टफोलियो है। आपने नेस्ले का खरीद लिया, कोक का खरीद लिया, वो आपके लिए पोर्टफोलियो है, एंड सो ऑन। जब आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो अगर आपने उन 2 सिक्योरिटीज का कंबाइंड रिटर्न निकालना हो तो पोर्टफोलियो रिटर्न होगा, अगर आपने उन 2 सिक्योरिटीज का कंबाइंड रिस्क निकालना होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क होगा। और ये 2 फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। वो जो पीछे वाला हमने किया था वो सिंगल सिक्योरिटी का था, यानी एक सिक्योरिटी का डाटा था, आपने एक का उसका कैलकुलेट कर लिया। इसमें आपको 2 सिक्योरिटीज के रिटर्न गिवन होंगे, 2 सिक्योरिटीज के रिस्क गिवन होंगे। आपने सिर्फ इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके उसका पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। पहले इन फार्मूलाज को लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं फार्मूलाज में जो वैल्यूज हैं वो क्या चीजें हैं। नोट कर लिया बेटा? जी सर, फार्मूलाज लिख लिए। फार्मूलाज लिख जी लिए? सर। ओके, अब इन फार्मूलाज के अंदर जो वर्ड यूज हो रहे हैं बेटा, उन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इसमें एक तो ये W यूज हो रहे हैं और एक ये P का वर्ड यूज हो रहा है, बाकी आपको पता है। ये μ1 का मतलब R1 है, R1 का मतलब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1, μ2 का मतलब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2, यानी रिस्क रिटर्न दोनों सिक्योरिटीज के अलग-अलग गिवन है। इसमें W1 W2 क्या है और ये P क्या है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
आप लोगों की बेटा वीडियो एंड हो रही है, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सीआर साहब बैठे हैं क्लास के? जी सर। फिजान बेटा एक दफा इनकी अटेंडेंस मार्क कर लेना, ठीक है? ओके। स्क्रीनशॉट ले लो।